आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमारे चैप्टर का नाम ही एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। ऐसा क्यों है कि चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं उसमें एक पार्टनर के आने पे क्या अकाउंटिंग होनी है वही करने वाले हैं। एट ए टाइम एक ही पार्टनर आ रहा है इसलिए, ठीक है, इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, पहले तो ये बताओ किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए कितना कंसेंट चाहिए, कितने पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए? 100%। सारे नहीं बोलते, ऑल पार्टनर्स भी कभी मत बोलना, ऐसे बोलना 100% कंसेंट चाहिए। कभी ये मत लिखना कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, गलत नहीं है वो आंसर, बट थोड़ा स्टाइलिश क्या लगता है? 100% कंसेंट थोड़ा स्टाइलिश लगता है ना, तो 100% कंसेंट, ठीक है। अब कंसेंट हो गया, पार्टनर आ गया, पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिलेंगे एक फॉर्म में आके? उसको एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और असेट्स में उसको अपना शेयर मिलेगा ही मिलेगा, डिसीजन मेकिंग पावर ही मिलेगी, तो ये सब एक पार्टनर को मिलेगा। अब जब भी कोई पार्टनर आता है तो हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फिर न्यू रेशो, ये हम सीख चुके हैं। फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ साथ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब करेंगे हम। ये सब हम करना सीख चुके हैं। एक बार मैं फिर भी बता दूंगी जिससे कि आप लोगों का चेंज इन पीएसआर और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो करंट अकाउंट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट, ये सब हम बनाना सीख चुके हैं। तो यानी कि इतना पोर्शन तो हम चैप्टर का कर चुके हैं। अब आगे क्या करना बचा है हमारे पास? एक इसमें टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आ गया नया टॉपिक। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, समझ में आई ये बात? अब हम इसमें से कैसे करना शुरू करेंगे, एक एक करके करते हैं। एक बार हम सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो फिर से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 में सी एक पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर। अब अगर ये हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है ना कि न्यू रेशो क्या होगी ए और बी की, या ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो बिना कैलकुलेट किए न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी भी 3:2 रहेगी और सैक्रिफाइसिंग भी 3:2 ही रहेगी। लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए कि ए, बी और सी तीनों के न्यू रेशो निकालो, अगर हमें बोला जाए कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ ए, बी एंड सी, तो अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे लेट
द टोटल शेयर B1। अगर टोटल शेयर 1 है, उसमें से C का जो शेयर है वो 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 1 - 1/4 3/4। फिर A's न्यू शेयर 3/5, इसको इसी तरीके से लिखेंगे 3/5 ऑफ 3/4। मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन लिखेंगे नहीं कभी भी, हम लिखेंगे 3/5 ऑफ 3/4 9/20। B's न्यू शेयर 2/5 ऑफ 3/4, तो A, B और C 9/20, 6/20 और 1/4। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 9:6:5, ये हो गई न्यू रेशो। इसी में अगर हमें ऐसे बोल देते कि A, B और C 3 पार्टनर्स हैं, D आया फॉर 1/5 शेयर, A will remain, A जो है अपना शेयर एज इट इज रखेगा, A अपने शेयर में कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि टोटल शेयर B1, रिमेनिंग शेयर फॉर B and C 1 - 1/5 - 3/6, क्योंकि C अपना 3/6 का शेयर एज इट इज रखेगा और A अपना शेयर एज इट इज रखेगा और D 1/5 के लिए आया, तो बचा हुआ शेयर B और C का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 30 - 6 कितना हो गया? 9/30। तो यानी कि B's न्यू शेयर 2/3, ये ना 2/3 ऑफ 9/30, और C's न्यू शेयर 1/3 ऑफ 9/30 9/90। तो A, B, C और D, C का 3/6, B का 18/90 9/90 और 1/5। सबका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ये हो गया और ये, तो 45 18 9 और 8, 9 से डिवाइड हो जाएगा 9 1, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो हमारा टोटल शेयर 1 था, उसमें से ये वाला शेयर तो D का हो गया, ये वाला A का हो गया, तो उन दोनों को एज इट इज रख के जो बचा हुआ था ये हमारा B + C का आ गया। तो हमने B का निकाल दिया, क्योंकि B और C का 2:1 है, तो B का 2/3 ऑफ 9/30, C का 1/3 ऑफ 9/30, ये आ गया। अब हमने चारों का लिख दिया 3/6 18/90 9/90 और दिस। सबका डिनोमिनेटर हमें 90 पे लेकर आना है। हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपको ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डिनोमिनेटर सेम करके फिर हमने रेशो निकाल दी सिंप्लीफाई करके। समझे? इसी में अगर वो ऐसा कुछ बोलते कि A, B और C 3:2:1 है, हमारे पास D एक पार्टनर आया फॉर 3/16 शेयर,
ठीक है, D takes 1/16 from A and 2/16 रिवर्स कर देते हैं फ्रॉम B, ऐसे लिखा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि A's न्यू शेयर कितना हो गया, 3/6 माइनस 2/16, ठीक है, 3/6 माइनस 2/16, ये आ गया 9, कितना आ गया, B's न्यू शेयर 2/6 माइनस 1/16, 96, 32, 6, 26। तो A, B, C और D। A का शेयर 36/96, 26/96, 1/6 और 3/16। अब इनका डिनोमिनेटर इक्वल कर दें, इसको 16 से कर दिया और इसको 6 से कर दिया, तो कितना आ गया, 36, 26, 16। हाँ हाँ कर सकते हो। अब इसको तुम देख लो, 2 से जा रहा है, ये न्यू रेशो हो गई। और हमें इसमें पता लग रहा है कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, सी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें बोला गया A, B, C 3:2:1 में है, A sacrifices 1/4 of his share, B sacrifices 1/3 of his share और C sacrifices 1/5 of his share। D admit, ठीक है, D admit हो रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 of 3/6, 1/3 of 2/6, 1/5 of ठीक है। तो इसका मतलब अब निकालते हैं A's न्यू शेयर 3/6 माइनस 3/24, 9/24। ये आप हाँ लिखा होगा ना, बताया होगा ना कितना कितना शेयर है ऑफ इस शेयर। बी इज न्यू शेयर 2/6 माइनस बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/18। ठीक है, और सी सैक्रिफाइसेस, सी इज न्यू शेयर, सी का कितना है 1/6 माइनस 1/30। और डी शेयर, डी के आगे न्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि डी का न्यू थोड़ी ना है। डी का शेयर कितना हो गया, उसका 3/24 प्लस 2/18 प्लस 1/30 कितना आ जाएगा, ये हम कर देंगे 60, 90, 120 आएगा इसका एलसीएम, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करो जरा, मेरे पास तो जगह भी नहीं है। सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है तुम्हारा, ये 360 आ रहा है। तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं अब ये 45 प्लस 40 प्लस 12
प्लस तो 97/360। ए का शेयर कितना था, न्यू शेयर 3/24 तो नहीं 3/24 तो ना, ए का न्यू शेयर था 9/24। 9/24। बी का कितना है न्यू शेयर 4/80। 4/30 ठीक है ना। 4/18 ये नहीं ठीक 18 केवल। ठीक है। अब इसका न्यूमरेटर इक्वल करने के लिए 135 80 48 और 97। अब 97 तो प्राइम नंबर ही है ना, ये तो किसी से जाता थोड़ी ना है, तो यही हमारी रेशो बन जाएगी। ठीक है। अब तो रेशो समझ में आई कि अगर आपको फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम का मतलब है कि आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है, और ऑफ लिखा है तो आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जर्नल रिजर्व। जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन में होता था वही यहाँ होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो पार्टनर्स हैं, जो रेशो है, उसमें ही सब कुछ मिलेगा। मतलब अगर जर्नल रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस है डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। क्यों ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो ओल्ड पार्टनर्स ही थे ना, और ये किस में जाएगा, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इसी तरह से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस हो, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट्स हैं तो भी उन्हें मिलेंगे, लॉसेस हैं तो भी उन्हें मिलेंगे, दोनों उन्हें मिलेगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अगर हम बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में मिलेगा। समझ रहे हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, टू डिक्रीज इन असेट्स बाय इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी बाय अनरिकॉर्डेड असेट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई भी प्रोविजन अगर हमने बनाया है तो वो यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को, अगर लॉस होगा तो वो भी ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है। सेम मेथड रहेगा।
समझ में आया? रिवैल्यूएशन अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब में कॉमन बात यही रहेगी कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। समझे? बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट चलेगा। एडमिशन से पहले होती है। हाँ, क्योंकि ये सारा बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टनर को लेने से पहले ये सारी एडजस्टमेंट हम कर देते हैं। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट, इसीलिए मैंने कहा था कि चेंज इन पीएसआर अगर अच्छे से कर लिया तो आगे का चैप्टर बहुत आसान हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो क्या हो रहा है, पुराने पार्टनर ने कुछ तो गुडविल बनाई है, तो वो उसके गुडविल में कुछ तो कुछ शेयर ले ही रहा है। भाई क्यों ज्वाइन कर रहे हो, कुछ तो फायदा दिख ही रहा होगा ना उसे। अब जो कुछ फायदा दिख रहा है यानी कि कुछ एग्जिस्टिंग उनकी गुडविल रही होगी, तो उसको वो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, ठीक है अक्षय? हाँ। तो पहली एंट्री हम करते हैं फॉर राइटिंग ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, जो हम चेंज इन पीएसआर में भी करते थे कि जो हमारी ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स, अगर हम कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल, और अगर करंट कर रहे हैं तो करंट। करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी होगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसे हम कहते हैं राइट ऑफ करना, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। फिर जब न्यू पार्टनर आएगा तो वो कुछ ना कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है कैश या बैंक की फॉर्म में, यानी कैश लाएगा या बैंक की फॉर्म में चेक लेकर आएगा। हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसमें आपको कैश इन हैंड लिखा है या कैश एट बैंक लिखा है। अगर उसमें कैश इन हैंड लिखा है तो आप ये एंट्री कैश से कर दो, अगर कैश एट बैंक लिखा है तो बैंक से कर दो, और अगर दोनों लिखे हैं तो किसी से भी कर दो। बस ध्यान ये रखना कि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो अगर कैश इन हैंड लिखा है तो कैश में प्लस करोगे, और बैंक लिखा है तो बैंक में प्लस करोगे। दोनों लिखा हो तो आप जो ले रहे हो उसमें प्लस कर दोगे। अगर आप कैश ले रहे हो तो आप कैश में प्लस कर देना, आप बैंक ले रहे हो तो आप बैंक में प्लस कर देना। बी केयरफुल कि क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ अपनी मर्जी चलाने से पहले। ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जितना वो लाया है तो उतना प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कैश या बैंक में डाल दिया, और फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड भी मत लिखो, सैक्रिफाइसिंग लिखो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट, अगर मान लो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगा। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि अगर इसमें बाय चांस कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट। इस बात का ध्यान रखना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि एडमिशन का केस है तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग होगा। हो सकता है किसी पार्टनर के एडमिशन लेने से कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करने की जगह गेन भी करने लग जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल और करंट अकाउंट।
ठीक है। अब जो इनको हिस्सा मिला उनका, उसको अगर वो विड्रॉ करना चाहें, पूरा विड्रॉ करना चाहें, 40% विड्रॉ करना चाहें, 60% विड्रॉ करना चाहें, वो जितना विड्रॉ करना चाहें उतने से हम कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू अगेन कैश या बैंक। और अगर वो नहीं विड्रॉ करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो आप विड्रॉ करवा दोगे, और फिर जब बैलेंस शीट बनाओगे ना रिवाइज्ड, तो उसमें ध्यान रखना है कि प्रीमियम लाने की एंट्री अगर करनी है तो फिर विड्रॉ करने की एंट्री में भी माइनस करना है। कौन से PSR में होगा? ओल्ड ये जो इनको मिला है ना यहाँ पे मिला, अब उसमें से अगर हमें लिखा है कि सारा विड्रॉ कर ले तो हम सारे की एंट्री कर देंगे। जितना मिला, अगर लिखा है कि 40% विड्रॉ किया तो 40% से कर देंगे, लिखा है 80% किया तो 80% से कर देंगे, जितना उन्हें मिला है उसको कर देंगे विड्रॉ। अब कहानी तब बदलती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना चाहिए उसे। अगर हमें क्वेश्चन में ये लिख दिया कि पार्टनर तो आ गया लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब ये करंट से ही होगी, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इसका कैपिटल या करंट ही होगा, सेम प्रोसेस चलेगा कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो करंट, अदरवाइज कैपिटल। बट न्यू पार्टनर का ये मैटर ही नहीं करता कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट ही करना है। किस अमाउंट से? विद द शेयर ऑफ गुडविल of incoming partner शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में कर देंगे। मतलब अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा तो ये 1, 2 एंड 3, इन 3 एंट्रीज की जगह हम सिंगल एक ही वाली एंट्री कर देंगे। ठीक है।